brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कई साल पहले एक फिल्म आई थी अनुराग कश्यप की, और उस फिल्म की जो कहानी लिखी थी ज़ीशान कादरी, हमारे दोस्त थे वो, और फिल्म में एक्टिंग भी की थी। ज़ीशान कादरी ने ही उस फिल्म में एक डायलॉग भी लिखा था, और वो डायलॉग था कि जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी पर फिल्माया गया था कि बाप का, दादा का, इसका उसका सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल। अब ये कहानी फिल्मी थी, डायलॉग फिल्मी था, लेकिन इस वक्त बनारस में इस डायलॉग की बहुत चर्चा हो रही है, और उसकी वजह है कहानी। और इस कहानी की वजह से लोग ये बातें कर रहे हैं कि क्या वाकई गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो फिल्मी कहानी थी उसको हकीकत की दुनिया में किसी ने एक तरह से आजमा डाला। बेंगलुरु में एक कारोबारी रहते हैं राजेंद्र गुप्ता। राजेंद्र गुप्ता का अपना एक परिवार में एक पत्नी और 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी। ट्यूसडे का दिन था, लास्ट मंगलवार, अभी 2 दिन पहले की बात है। अचानक दोपहर को इस घर से एक साथ 4 लाशें मिलती हैं, और ये लाशें थी राजेंद्र गुप्ता की पत्नी नीतू गुप्ता, उम्र 42 साल, राजेंद्र गुप्ता के बड़े बेटे नवलेंद्र, उम्र 25 साल। नवलेंद्र बेंगलुरु में इंजीनियर है। इसके अलावा नवलेंद्र का छोटा भाई शुभेंद्र 15 साल, और इन दोनों की एक बहन गौरांगी, उम्र 16 साल। ये 4 लाशें घर के अंदर थीं। चारों को 2-2 गोलियां मारी गई थी, एक सर पर और एक सीने पर। अब इस घर के अंदर 5 लोग रहा करते थे, घर के बाकी हिस्से में किराएदार थे, लेकिन इस घर का जो मुखिया और मालिक वो घर में नहीं था। न लाशें की गिनती में उसका कहीं कोई नाम था। राजेंद्र गुप्ता घर से गायब, और पीछे में राजेंद्र गुप्ता के पूरे परिवार का खात्मा। 4 लाशें घर के अंदर, और सभी को एक ही जगह एक ही तरीके से 2-2 गोलियां मारी गई। एक घर के अंदर 4 कत्ल हो तो हंगामा तो होगा ही। भीड़ जमा होने लगी, बनारस की पुलिस पहुंची, तफ्तीश शुरू हुई, और शुरुआत में बड़ा आसान सा ये केस लगा कि घर के अंदर 4 कत्ल हुआ और राजेंद्र गुप्ता घर में है नहीं, मरने वालों में उसका नाम नहीं है, लाश मिली नहीं है। इसका मतलब है कि राजेंद्र गुप्ता ने ही अपने परिवार का खात्मा कर डाला। अब ये शक क्यों? कोई पति अपनी पत्नी या अपने बच्चों को क्यों मारेगा? तो उसकी वजह थी एक इतिहास ये कि राजेंद्र गुप्ता ऑलरेडी 4 कत्ल का मुलजिम रहा था कभी, बल्कि मुजरिम भी हुआ। उसके ऊपर अपने ही बाप, अपने ही छोटे भाई की पत्नी और उसके फादर के साथ जो गार्ड रहा करता था, इन चारों को 2 किश्तों में अलग अलग उनका कत्ल करने का इल्ज़ाम था। और इस इल्ज़ाम में राजेंद्र गुप्ता कभी जेल भी गया, फिर पैरोल पर बाहर आया। तो अब ऐसे शख्स जिसका इतिहास ये है और घर के अंदर 4 लाशें हैं, तो पहला शक पुलिस को यही था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही मार डाला, क्योंकि पड़ोसियों और बाकी लोगों की शिकायत ये थी कि अक्सर वो बीवी से झगड़ा भी करता था, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर था। तो जो गवाह थे जिनसे पूछताछ हुई, उसके बाद बनारस पुलिस अब राजेंद्र गुप्ता की तलाश में जुट गई कि वही कातिल है। अब पुलिस राजेंद्र गुप्ता की तलाश कर रही है। थोड़ी देर के बाद उसके मोबाइल के जरिए राजेंद्र गुप्ता का लास्ट लोकेशन मिलता है, ट्यूसडे को। दोपहर से शाम हो गई थी अब तक इस सारी तफ्तीश में। शाम को जो राजेंद्र गुप्ता का लोकेशन मिला, वो उस घर से जिस घर से 4 लाशें मिली थी, उससे लगभग 12-15 किलोमीटर के दायरे में, उस शहर से बाहर। उस लोकेशन को पीछा करते करते बनारस पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है। एक अधबना मकान, यानी कि अभी पूरी तरह से तैयार नहीं था, उस मकान का ही लोकेशन मोबाइल पर दिख रहा था। पुलिस उस मकान के अंदर जाती है। मकान के अंदर कोई रह नहीं रहा था, क्योंकि अभी पूरी तरह से बना नहीं था। लेकिन अंदर जाते ही पुलिस की नज़र एक बेड पर पड़ती है, और उस बेड पर एक चारपाई टाइप चीज़ थी। एक पूरी तरह से बिना कपड़ों के एक लाश पड़ी हुई थी। जब गौर से देखा गया तो पता चला कि वो लाश राजेंद्र गुप्ता की है। तो पहला धक्का बनारस पुलिस को ये कि थोड़ी देर पहले तक 4 कत्ल के लिए जिसको जिम्मेदार माना जा रहा था, जिस पर शक किया जा रहा था कि राजेंद्र गुप्ता ने ही यह कत्ल किया है, अब राजेंद्र गुप्ता की ही लाश थी। लेकिन यहीं से पुलिस की थ्योरी भी पलट गई।
अब पुलिस को लगा कि राजेंद्र गुप्ता ने 4 अपने परिवार के लोगों को मारने के बाद शायद उसे कुछ अफसोस हुआ या फिर उसे लगा कि पकड़ा जाएगा और इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। ये पुलिस की अब दूसरी थ्योरी थी। लेकिन फिर पुलिस को भी एहसास हुआ कि एक शख्स जो खुदकुशी करेगा वो खुद को 2 गोली नहीं मार सकता। और इत्तेफाक की बात है कि जो घर के अंदर 4 लाशें मिली थीं और चारों को जिस जगह पर जितनी गोलियां मारी गई थी सेम वैसी ही गोलियां राजेंद्र गुप्ता को भी मारी गई थी। यानी कातिल ने हर एक को गोली मारने के लिए गोली भी गिनी कि 2-2 गोली मारनी है। कहाँ पे मारनी है उस जगह को भी चुना, सर और सीने पर। और सेम राजेंद्र गुप्ता के भी सर और सीने पर गोली मारी गई। फ़र्क इतना था कि बाकी की जो 4 लाशें घर में मिली थी उन सब के जिस्म पर कपड़े थे, लेकिन राजेंद्र गुप्ता के जिस्म पर एक अदद भी कपड़ा नहीं था। अब ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लग रही थी और ये भी था कि ये अब सुसाइड नहीं है। तो कुल मिलाकर अब जब ये लगा कि ये सुसाइड नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में 5 कत्ल हुए और एक ही घर के 5 लोगों के। घर के मुखिया राजेंद्र गुप्ता, उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी का। अब 5 कत्ल कौन करेगा? पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। कारोबारी आदमी थे राजेंद्र गुप्ता। घर के आसपास दर्जनों किराएदार रहते थे जिनसे बहुत बड़े पैसे किराए पे आते थे। तो दुश्मनों के शराब के कारोबारी रहे, पुराना इतिहास कत्ल का भी रहा, तो दुश्मनी बहुत सारी हो सकती है। अब पुलिस ने एक-एक कर सबसे पूछताछ शुरू की। जब पूछताछ शुरू की तो अचानक राजेंद्र गुप्ता की मां पुलिस को एक बयान देती है और यहां से पूरी कहानी 27-28 साल पहले लौट जाती है। राजेंद्र गुप्ता की मां यह कहती है कि उनके छोटे बेटे का बेटा यानी उनका पोता, जिसका नाम विकी है, वो अपने भाई के साथ दिवाली मनाने के लिए घर आया था। वो दिल्ली में जॉब करते हैं दोनों भाई, और ये दोनों भाई वही भाई हैं जिनके पिता का कत्ल राजेंद्र गुप्ता ने 1997 में किया था। न सिर्फ पिता का बल्कि मां का भी। तो अब दादी बताती कि वो दोनों दिवाली मनाने आए थे, लेकिन उन दोनों में से विकी बार बार कह रहा था कि मैं इस बार सिर्फ दिवाली मनाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इस बार एक ख़ास काम के लिए आया हूँ और उस काम को करके जाना है। तो दादी ने कहा कि मुझे लगा ये कुछ उल्टा सीधा ना करे। तो उसने कहा देखो बेटा, पुरानी बातें भूल जाओ। तो उसने कहा नहीं, मैं तो करूँगा। तो दादी के हिसाब से सीधे सीधे जो पुलिस को बताया वो ये कि विकी ये ठान कर आया था कि वो अपने माँ बाप और अपने दादा का बदला अपने चाचा से लेगा और शायद उसी ने कत्ल किया हो। अब ये दादी की थ्योरी है। तो अब 3 थ्योरी पुलिस के पास आई। अब पुलिस ने उन विकी और उसके दूसरे भाई जुगनू, इन दोनों की तलाश की। जुगनू दिवाली मनाकर घर दिल्ली लौट चुका था। उसे जैसे ही पता चला वो फौरन भागा और वापस बनारस पहुंचा। तो अब उन 2 भाइयों में से यानी कि राजेंद्र गुप्ता के 2 भतीजों में से एक भतीजा बनारस में था और पुलिस उसके बयान लिख रही थी। लेकिन जुगनू का बड़ा भाई विकी, उसका मोबाइल बंद और जुगनू को भी पता नहीं कि वो है कहाँ। अब यहां से पुलिस का शक विकी की तरफ घूमता है कि क्या इस 5-5 कत्ल के पीछे विकी है? क्या राजेंद्र गुप्ता के अपने ही भतीजे ने उनके पूरे घर का सफाया कर डाला? अब शक की वजह यह थी कि मोबाइल बंद इसी कत्ल के बाद, सामूहिक कत्ल के बाद, और उसका कोई अता पता नहीं, वो कहाँ है पता नहीं। तो ऐसा क्यों? और कभी ऐसा हुआ नहीं। भाई से भी वो अपने कांटेक्ट करता, और इसकी जुगनू और विकी की एक बहन भी है जिसकी कुछ वक्त पहले शादी हुई। तो तीनों भाई बहन में बहुत प्यार भी है। तो ना बहन से कांटेक्ट किया ना भाई से किया, और वो अचानक गायब है, लापता है, कहाँ है। तो फिलहाल अभी तक जब मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, पुलिस की थ्योरी फिलहाल घूम फिर कर विकी की तरफ जा रही है कि हो सकता है कि विकी ने इन 5 लोगों का कत्ल किया। अब यहाँ सवाल है कि विकी एक लड़का अपने सगे चाचा, चाची और अपने कज़न 3 5 कत्ल क्यों करेगा? लेकिन और कोई अभी तक शक के दायरे में है नहीं।
और क्यों करेगा, इसको लेकर पुलिस 28 साल पुरानी एक कहानी को इस कहानी से जोड़ती है, और जब जोड़कर देखती है तो फिर लगता है कि कर सकता है। लेकिन वाकई ऐसा विकी ने किया, अभी तक कोई सबूत नहीं, क्योंकि विकी पकड़ा जाएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो विकी के खिलाफ सबूत जा रहा है वो 1997 में हुआ वो हादसा है, जिसकी वजह से पुलिस मान कर चल रही है कि एक बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक बदला है। अब इस बदले की पूरी कहानी क्या है? अगर ये बदला ही है तो पहले उस कहानी को सुनते हैं, फिर इस कहानी का जो भी सच है वो आजकल में आ ही जाएगा। बनारस में एक कारोबारी परिवार रहा करता था। इस परिवार के जो मुखिया थे उनका नाम था लक्ष्मी नारायण गुप्ता। लक्ष्मी नारायण गुप्ता का शराब और प्रॉपर्टी का कारोबार था। उनके 2 बेटे थे, एक राजेंद्र गुप्ता जो बड़े बेटे, और छोटा बेटा कृष्ण गुप्ता। दोनों की उन्होंने शादी कर दी। लक्ष्मी नारायण खुद ही ये सारी चीज़ें, अपनी प्रॉपर्टी और अपना बिजनेस देख रहे थे, लेकिन साथ साथ वो अपने छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता को इस सारे बिजनेस कारोबार में आगे आगे रखते थे, क्योंकि कृष्ण गुप्ता होशियार भी था, ईमानदार भी था, और राजेंद्र गुप्ता थोड़ा एक तरह से शॉर्ट टेम्पर, तुनक मिजाज, ध्यान नहीं देता कारोबार पर। तो एक बाप को ये था कि उसका असली वारिस कौन हो, जो सही हो। तो लक्ष्मी नारायण ने अपने छोटे बेटे को चुना इन सारे कारोबार के लिए, और इत्तेफाक से 1997 की बात है, उन्होंने शराब के सारे ठेके का कारोबार छोटे बेटे कृष्ण गुप्ता के हवाले कर दिया। ये बात बड़े बेटे राजेंद्र गुप्ता को बर्दाश्त नहीं हुई कि उसे लगा कि इस हिसाब से सारा कारोबार बाप का जो है तो छोटे भाई को चला जाएगा, उसके हिस्से में कुछ आएगा नहीं। सगे छोटे भाई से अब उसकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। तब तक कृष्ण गुप्ता की शादी हो चुकी थी और 3 बच्चे भी हो गए थे। 1997 की बात है। एक रोज़ गुस्से में राजेंद्र गुप्ता अपने छोटे भाई कृष्ण गुप्ता के घर पहुंचता है। रात का वक्त था। कृष्ण गुप्ता और उनकी पत्नी नीतू गुप्ता सो रही थी। नीतू नहीं, कुछ और नाम था। सो रही थी। वो जाता है और सीधे पिस्टल निकालकर दोनों को गोली मार देता है। गोली सर और सीने में ही लगी थी। गोली मारने के बाद वो वहाँ से भाग जाता है। बाद में इस कत्ल को लेकर हंगामा होता है, पुलिस तफ्तीश करती है, कुछ चश्मदीद सामने आते हैं। उन्होंने बताया कि घर में रात को उन्होंने राजेंद्र गुप्ता को देखा था आते हुए। पिता को भी ये मालूम था कि कारोबार को लेकर छोटे भाई से उसकी अनबन है। पुलिस में कंप्लेंट होती है, पुलिस तफ्तीश करती है और आखिरकार राजेंद्र गुप्ता को कुछ दिनों बाद ही गिरफ्तार कर लेती है। अब उसके ऊपर डबल मर्डर का केस चलता है, अपने ही छोटे भाई और अपनी भाभी का कत्ल का मुकदमा। इधर मुकदमा चलता है, उधर अब जो तीनों बच्चे थे कृष्ण गुप्ता के, उन्हें दादा और दादी पालते हैं। एक जुगनू, दूसरा विकी और उनकी एक बहन, शायद डॉली नाम। तो वो तीनों दादा के पास हैं। अब बेटे भी बड़े हो रहे हैं। अब जो दादा हैं लक्ष्मी नारायण, वो अपने इन दोनों पोतों को कारोबार के हुनर सिखा रहे हैं। इधर राजेंद्र गुप्ता जेल पहुंच चुका है अपने ही छोटे भाई और पत्नी का उसके कत्ल के इल्ज़ाम में। करीब 6 साल बीत जाते हैं। 97 2003 आ गया। 2003 में पेरोल पर राजेंद्र गुप्ता बाहर आ जाता है। अब ये भी एक कानून का तमाशा देखिए, डबल मर्डर, 6 साल और पेरोल पे भाई बाहर भी। हालांकि वो फिर भी मेरे ख्याल लगता है कि इतनी जल्दी नहीं मिला पेरोल। जो अपने राम रहीम साहब हर 3 महीने में छुट्टियां मनाते हैं पेरोल या फरलो के नाम पर। खैर 6 साल बाद 2003 में राजेंद्र गुप्ता बाहर आता है पेरोल पर। और बाहर आने के बाद अब वो देखता है कि उसके पिता अब उस भाई, जिस भाई को उसने मारा, उसके बच्चों को कारोबार के लिए तैयार कर रहे हैं। उसे बड़ा गुस्सा आता है। उसे लगता है कि मैंने तो अपने भाई को निपटा दिया, लेकिन अब ये नया वारिस तैयार कर रहे हैं पिता। उसे फिर गुस्सा आता है और वो कहता है कि आप मेरा कारोबार मेरे नाम कर दो। पिता कहता है कि मैं तुमको अब कुछ भी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने अपने ही छोटे भाई और उसकी पत्नी का कत्ल किया है, इन बच्चों को अनाथ कर दिया है, तो तुम्हें हमारे कारोबार से एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर अब राजेंद्र गुप्ता अपने पिता को धमकी देता है और कहता है कि मैं देख लूँगा।
पिता को मालूम था कि ये कुछ भी कर सकता है, वो अपनी सुरक्षा के लिए गार्ड रख लेते हैं। अब वो पिता गार्ड के साथ थे, लेकिन फिर तभी एक रोज अचानक शहर में ही सड़क पर एक शख्स आता है। लक्ष्मी नारायण गुप्ता अपने गार्ड के साथ जा रहे थे, वो अंधाधुंध गोलियां चलाता है और लक्ष्मी नारायण गुप्ता और उनके गार्ड दोनों की शूट आउट में मौत हो जाती है। उंगली फिर उठती है राजेंद्र गुप्ता की तरफ, लेकिन शूटर कौन? राजेंद्र गुप्ता उस वक्त अपने आप को कहीं और पेश कर रहा है। तमाम अखबारों में खबर भी आई कि यह कत्ल किराए पर कातिल को बुलाकर किया गया था और कत्ल करने वाला कोई और नहीं राजेंद्र गुप्ता। उसकी वजह ये कि लक्ष्मी नारायण के कत्ल से किसी और को कोई फायदा नहीं होने वाला और सीधे सीधे सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है तो वो है उनका बड़ा बेटा यानी राजेंद्र गुप्ता, क्योंकि सारा कारोबार अब उसके हिस्से आ जाता। बाप के हटते ही वो बेटा होने के नाते हकदार था। लेकिन पुलिस ने भी ईमानदारी से तब अपना काम नहीं किया। 2003 में जांच वांच करके इधर उधर गोलमोल कर दिया। अब राजेंद्र गुप्ता को वो सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था, लेकिन 4 मौत के बाद छोटे भाई, उसकी पत्नी, पिता और एक गार्ड। इधर राजेंद्र गुप्ता की पहली पत्नी से बनी नहीं, उससे एक बेटा था, उसे छोड़ दिया। फिर उसने दूसरी शादी की, दूसरी शादी से ही उसे 3 बच्चे हुए, 2 बेटा और एक बेटी। अब उसने इनकी परवरिश शुरू की। इधर कहानी ये कि अब जो कृष्ण गुप्ता के बच्चे थे 3, जुगनू, विकास या विक्की और उसकी एक बहन, ना माँ ना बाप ना अब दादा रहे जो पाल रहे थे। ले देकर अब एक दादी थी। दादी ने कहा राजेंद्र गुप्ता से कि ये बच्चे अनाथ हो गए और बच्चे हमारे ही हैं, इन्हें भी इन घर में रहने दो और हम पालते पोसते हैं। लक्ष्मी नारायण का बेटा राजेंद्र गुप्ता इस बात के लिए तैयार हो गया। अब वो अपने उन 3 भतीजों को पाल रहा है जिसको उसने अनाथ किया था, जिसके माँ बाप को उसने खुद गोली मारी थी। अब वो 3 बच्चे पल तो रहे हैं, लेकिन खुद अपने जो राजेंद्र गुप्ता के 3 बच्चे थे उनकी परवरिश और इनकी परवरिश में भेदभाव था। वो अपने बच्चों को सारी चीज़ें देता और इनको एक गुलाम की तरह रखता। लेकिन धीरे धीरे ये सब बड़े होते गए, पढ़ाई लिखाई की। अब ये आया कि पढ़ाई लिखाई के बाद इनकी एक बहन की शादी होनी थी। भाइयों ने खुद दोनों पैसे जोड़े और जोड़कर शादी की अपनी बहन की, जबकि राजेंद्र गुप्ता के पास बेशुमार दौलत, लेकिन वो सिर्फ शादी में इसलिए शामिल होने आया ताकि बिरादरी के लोग क्या कहेंगे कि भतीजी की शादी में नहीं आया, जिसका बाप नहीं, जिसके माँ नहीं, यतीम बच्ची है। लेकिन कुछ मदद नहीं की और इन दोनों को वो बहुत मारा पीटा करता था बचपन से ही, छोटी छोटी गलतियों पर। तो ये उसी एकदम कई फिल्मों में देखी ऐसी कहानी। तो अपने दोनों बच्चे, बल्कि 3 बच्चे चाचा के आतंक और दहशत के बीच में बड़े होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि कुछ होगा नहीं। हालांकि उस प्रॉपर्टी में एक हिस्सा उनका भी था, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के 2 बच्चे थे, दोनों में बराबर बंटना था और कानूनी लड़ाई में उन्हें उनका हक मिलता भी। लेकिन इस दौरान ये परवरिश, ये आतंक, ये टॉर्चर उनको किया जाना, उस माहौल में भी तीनों बिगड़े नहीं, बल्कि तीनों ने पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद बनारस के बाहर निकले, दिल्ली शहर पहुंचे, अच्छी कंपनी में काम करने लगे, अपनी एक बहन की शादी करा दी। अब 2 भाई अपना दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर अचानक हर साल की तरह दोनों भाई दिवाली मनाने बनारस पहुंचते हैं। बनारस पहुंचने के बाद बकौल दादी यानी कि राजेंद्र गुप्ता की माँ, उनमें से एक विकी कहता है कि इस बार मैं सिर्फ दिवाली मनाने नहीं बल्कि एक ख़ास काम के लिए आया हूँ। और फिर एक साथ 5 कत्ल होता है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। इस कहानी का सबसे अजीब व गरीब पहलू यह है कि कातिल ने हर एक को 2-2 गोली मारी, हर एक के सर और सीने में मारी, और इत्तेफाक से जो कृष्ण गुप्ता थे उनकी और उनकी वाइफ की मौत भी कुछ ऐसे ही हुई थी। इसके अलावा जो दिन था मंगलवार, देखिए अजीब अजीब इत्तेफाक है इस कहानी में। जब विकी और जुगनू के माँ बाप की हत्या की गई थी
उस दिन भी मंगलवार था, और जब ये 5 हत्या हुए तब भी मंगलवार था। इतना ही नहीं, इसमें एक और संयोग था, और ये सब पता नहीं चक्र और किसका खेल है, कि जब ये कत्ल हुआ अभी उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और नक्टैया मेले का दिन था। और इत्तेफाक से 1997 में जिस दिन विकी और जुगनू के माँ बाप का कत्ल हुआ तब भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। मंगलवार का दिन, ग्रह के हिसाब से दिन, वो सारी चीज़ें एक जैसी, गोली मारने का तरीका एक जैसा, हर एक को चुन चुन कर 2-2 ही गोली मारी गई। बस फर्क इतना था कि इसमें से जो मेन कल्प्रिट यानी कि राजेंद्र गुप्ता, उसके जिस्म पर कपड़ा नहीं था। कपड़ा निकाल कर गोली मारने की क्या वजह, पुलिस अभी इसकी तफ्तीश कर रही, और अभी इस बात की भी तफ्तीश हो रही कि वाकई ये 28 साल या 27 साल पुराने उन 4 कत्लों का बदला है या इसके पीछे कहानी कुछ और है। इससे दुश्मनी का फ़ायदा किसी तीसरे ने तो नहीं उठाया। ये सारी बातें हैं, और इन सारे सवालों का जवाब तब मिलेगा जब विकी पुलिस के सामने आएगा और अपनी बेगुनाही या अपना गुनाह, दोनों में से कोई भी, उसका इजहार करेगा या कबूल करेगा, तो ये तब पता चलेगा। लेकिन इस पूरे कहानी और ये 5 कत्ल और इससे पहले 4, मतलब कुल मिलाकर इस घर के अंदर 9 कत्ल हुए। 5 अभी ट्यूसडे को, और 27 साल पहले के एक ट्यूसडे को 2 कत्ल, तो 5 और 2 7, और उसके बाद पिता और एक गार्ड का कत्ल, तो 9 कत्ल हुए। लेकिन यहाँ ये है कि तमाम चीज़ें, सबूत 97 में भी, फिर 2003 में भी राजेंद्र गुप्ता के खिलाफ, लेकिन राजेंद्र गुप्ता के बाद तमाम पैसे, दौलत, और उसका कुछ नहीं हुआ। क्या 2 कत्ल की मतलब इतनी सज़ा है कि सिर्फ आप 6 साल के अंदर पेरोल पे बाहर आ गए, उसके बाद आपने दूसरी शादी की और उसके बाद आप उसी तरीके से अपनी पूरी ज़िंदगी बिता रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, कानून कुछ कर नहीं रहा, क्योंकि आपने मर्डर किया, डबल मर्डर, और उसके बाद 2 और मर्डर जिसकी कोई इन्वेस्टिगेशन ही ढंग से नहीं हुई। अगर इन 4 कत्ल की जांच ढंग से होती, बनारस की पुलिस कर लेती, तो क्या पता खुद राजेंद्र गुप्ता के अपने परिवार की जान बच जाती, क्योंकि राजेंद्र गुप्ता तो जेल में होते, सजा काट रहे होते। तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसी चीज़ों के लिए कानून भी जिम्मेदार होता है। अगर आप किसी को इस तरीके से छोड़ते हैं तो फिर सामने वाले को गुस्सा भी आता है, और उसमें कई बार ऐसे बदले लिए जाते हैं। बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भरी पड़ी। लेकिन इस वक्त ये कहना कि ये काम वाकई विकी ने किया है अभी गलत भी होगा, क्योंकि जब तक विकी मिल नहीं जाता, पुलिस उससे पूछताछ नहीं कर लेती, तब तक ये कहना कि ये बदला था सही नहीं होगा। लेकिन क्या है ये, शायद अगले 1-2 दिन में इसका खुलासा हो जाए। तो कहानी में इतना ही फिलहाल, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज हमारी वारदात टीम की मेंबर मनीषा झा, इनका बर्थडे है, और आज ये छुट्टी पर भी है, छठ भी मना रही है। और कमाल है कि माइकल झा, यार तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत लगता है माइकल मुझे, तो माइकल झा ने भेजा है कि मनीषा झा जी या मोना दीदी बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई। और मनीषा, पूरी वारदात टीम, पूरी क्राइम तक टीम, हर एक की तरफ से तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। हमेशा अच्छी रहो, खुश रहो, जो ज़िंदगी में चाहती हो वो हमेशा तुम्हें मिले, यही दुआ है। और मनीषा के बारे में इतना बताऊं आपको आज कि मुझे लगता है कि हर घर में एक मनीषा जैसी बेटी ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए कि जिस तरीके से ये अपने माँ बाप की देखभाल करती है, उनका ख्याल रखती है, मतलब किसी भी माँ बाप को गर्व होगा। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर घर में मनीषा जैसी एक बेटी ज़रूर हो। हैप्पी बर्थडे, आज तुम्हारा दिन है, एंजॉय करो मनीषा, पार्टी बाद में दे देना। साथ ही वर्षा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे वर्षा। और ये चंद्र जी की बहन है, तो वर्षा हैप्पी बर्थडे, और चंडीगढ़ से भेजा है। साथ ही मास्टर सैयद सलाउद्दीन का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मास्टर सैयद सलाउद्दीन साहब। एंड सैयद फरीदुद्दीन इन्होंने भेजा, उनके बेटे हैं मास्टर साहब, और इंदौर से हैं ये।
इसके अलावा क्रांति मिश्रा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे क्रांति। भेजा रोहित कुमार ने है आगरा से। मोहम्मद इसा हुसैन, इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे इसा। और ये मोहम्मद इब्राहिम हुसैन ने भेजा है, उनके बेटे हैं, हैदराबाद से हैं। और इब्राहिम साहब की शिकायत ये है कि जो ऐसा है वो ठीक से पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देता। तो ऐसा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, क्योंकि आगे चलकर यही काम आएगा। और थोड़ा सा ध्यान दोगे, बाकी अपने आप सब हो जाता है। तो ऑल द बेस्ट। गणेश पाटिल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे गणेश साहब। और ये सुदेश जी ने भेजा है, साथ ही रागनी, व्योम एंड दुर्वा ने। साथ ही एक चीज़ जो शुरू में भूल गया, हैप्पी छठ पूजा सभी को। आज छठ और धूमधाम से आजकल तो पूरे देश में ही मनाया जाता है, पहले 1-2 राज्यों तक सीमित था। तो छठ पूजा की आप तमाम लोगों को बहुत बहुत ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मिलेंगे कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।